गुड आफ्टरनून। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को देर से क्लास में आने के लिए जो है क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि कुछ 2 दिन से मेरा इधर कुछ टेक्निकल इशू था, जिसकी वजह से मैंने जैसा कि कमिटमेंट किया था कि 1 तारीख को आप लोगों को MCQ के क्वेश्चंस को लेकर के स्टडी अचीवमेंट आएगा, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू हो जाने की वजह से जो है नहीं आ पाए। तो उसके लिए हम आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए, बिना समय को गवाए। तो पहला क्वेश्चन है आपका, द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इन अ सिस्टमेटिक मैनर इज अ सेट ऑफ बुक इज कॉल्ड। यानी देखिए, जैसा कि यहाँ हमने लिखा हुआ है, क्वेश्चन जो है सारा आप लोगों के सामने इंग्लिश में रहेगा, लेकिन उसको हम हिंदी में एक्सप्लेन कर देंगे ताकि हमारी हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के जो विद्यार्थी हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। और ये जो आपका क्वेश्चंस है ये BCom और BBA के जो बच्चे हैं उनके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए तो एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ मैं क्वेश्चन। द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन अ सिस्टमेटिक मैनर इज अ सेट ऑफ बुक इज कॉल्ड। यानी जो भी सारे आपके व्यापार के जो लेन देन होते हैं, व्यावसायिक लेन देन होते हैं, उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करने की जो कला होती है उसे क्या कहा जाता है। तो आपके सामने ऑप्शन है A अकाउंटिंग, B बुक कीपिंग, C लेज़र। यहाँ देखिए लेज़र में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इसको आप लोग सुधार कर पढ़ लीजिएगा। और चौथा ऑप्शन है आपका नॉन ऑफ दिस, इसका सही आंसर होगा बुक कीपिंग। बुक कीपिंग एक ऐसी पद्धति है जिसमें आपके जो सारे लेन देन होते हैं, व्यवसाय के लेन देन, उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है, दैट इज नोन एज अ बुक कीपिंग। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying and summarizing all business transactions in order to know the financial result is called। यानी आपके बिजनेस में जो भी सारे लेन देन होते हैं उसको फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्ड किया जाता है, क्लासीफाइंग की जाती है, उसकी समरी तैयार की जाते हैं, लेकिन किसके? सिर्फ और सिर्फ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने योग्य बात है आपकी कि इसमें जो भी सारे लेन देन है बिजनेस ट्रांजेक्शन, यानी व्यापार में जो भी लेन देन होते हैं उसके सभी नहीं, बल्कि केवल और केवल वो लेन देन जो आपके बिजनेस से रिलेटेड होते हैं उसको रिकॉर्ड करना, उसको क्या कहा जाता है? उसकी जो एक विधि होती है उस विधि का नाम है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाएगा। किसे कहा जाएगा? उसे अकाउंटिंग कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? उसे अकाउंटिंग कहा जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका अकाउंटिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है, कैश गुड्स और एसेट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस फॉर अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड। यानी व्यापार में जो एक बिजनेस का जो मालिक होता है, जो प्रोप्राइटर होता है, जिसे व्यवसाय का मालिक कहा जाता है, स्वामी, वह अपने बिजनेस में जो कैश और गुड्स के रूप में जो चीज़ लगाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? तो उसका सही आंसर है आपका कि कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। यहाँ देखिए प्रॉफिट जो है वो तो प्रॉफिट आपका रिवार्ड है। प्रॉफिट जो है आपको जब गुड्स का आप लेन देन करेंगे, बना करके बेचेंगे, खरीदेंगे, तो उसका जो रिजल्ट होता है उसको कहा जाता है प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पर एक व्यवसाय का स्वामी जो पहली बार व्यवसाय में अपने जो एक बड़ी मात्रा में जो पैसा, माल, गुड्स और एसेट्स को इन्वेस्ट करता है उसको कहा जाता है कैपिटल। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4, द पर्सन फ्रॉम और इंस्टीट्यूशंस हु डज नॉट पे द प्राइस इन कैपिटल फॉर द गुड्स परचेज्ड आर द सर्विस रिसीव्ड इज कॉल्ड। यानी एक ऐसा व्यक्ति जिस समय जब हम कोई उसके साथ जब कोई लेन देन करते हैं, तो लेन देन करते समय जब उसको हम कोई गुड्स सेल करते हैं तो उस समय वो हमको पैसा कैश पे नहीं करता, बट इन फ्यूचर, लेकिन फ्यूचर में हमको ये पॉसिबिलिटीज़ हो जाती है कि वह व्यक्ति हमें पे ऑफ करेगा। तो उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है क्रेडिटर यानी लेनदार, B प्रोप्राइटर यानी स्वामी, C डेटर्स यानी देनदार, और D नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर होगा डेटर्स, यानी उसे कहा जाता है डेटर्स यानी कि देनदार। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, बुक कीपिंग। देखिए यहाँ पर है आपका क्वेश्चन, बुक कीपिंग यानी बुक कीपिंग इज अ वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम 2 डिफरेंट वर्ड, फर्स्ट बुक एंड सेकेंड वन कीपिंग। बुक एंड कीपिंग। तो बुक का मतलब होता है कि आपके बिजनेस में जो भी सारे नेसेसिटी बुक्स हैं जिसकी आपको रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस,
इनको बुक कहा जाता है। और कीपिंग का मतलब होता है उसको रखना। किस तरीके से रखना? फ्यूचर यूज़ के लिए रखना, ताकि जब कभी भी आपको उसकी आवश्यकता पड़े, उसकी ज़रूरत पड़े, आप उसको वहाँ से ले सको। तो उस चीज़ को क्या कहा जाता है? तो उसे बुक कीपिंग क्या है? अब यहाँ बुक कीपिंग के नेचर के बारे में बात कहा जा रहा है, बुक कीपिंग की प्रकृति के बारे में कही जा रही है कि बुक कीपिंग क्या है? कला है, विज्ञान है, कला और विज्ञान दोनों है या इनमें से कोई नहीं? तो आप देखिएगा कि बुक कीपिंग जो है कला और विज्ञान दोनों है। यानी अगर से क्वेश्चन में आ गया कि इज बुक कीपिंग इज एन आर्ट और साइंस, तो आप कहेंगे कि बुक कीपिंग इज एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस बोथ। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट ऑफ ऑल डबल एंट्री सिस्टम, यानी सबसे पहले दोहरा लेखा प्रणाली। दोहरा लेखा प्रणाली का सबसे पहले जन्म या सबसे पहले इसका प्रादुर्भाव कहाँ पर हुआ था? तो आपके सामने ऑप्शन है ए अमेरिका, बी जापान, सी इंडिया और चौथा ऑप्शन है इटली। तो इसका सही ऑप्शन होगा स्टूडेंट इटली। इटली के वेनिस सिटी में 1494 में यानी 1494 में ल्यूकास एफ पेसियोली को बुक कीपिंग का फाउंडर कहा जाता है। ठीक है, इसके फाउंडर कौन थे? ल्यूकास एफ पेसियोली। ठीक, इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिस पुस्तक का नाम था डी कंप्यूटिसेट स्क्रप्चरीज। डी कंप्यूटिसेट स्क्रप्चरीज नाम की इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, जिसका जो इन्होंने ओरिजिनेशन किया था वो 1494 में। देयरफॉर ल्यूकास एफ पेसियोली इज नोन एज द फाउंडर ऑफ बुक कीपिंग। चलिए, इसका कहाँ पर हुआ था सुन लीजिएगा। इटली के वेनिस सिटी में इसका ओरिजिनेशन हुआ था, इंट्रोड्यूस ये इटली के वेनिस सिटी में हुआ था। और भी इसके संबंध में जो भी सारी डिटेल्स की जो क्लासेस हैं वो आप लोग को ऑफलाइन क्लास में इसकी सारी इंफॉर्मेशन हमने पहले दे दिया था। बावजूद इसके अगर से स्टूडेंट को इस तरीके के क्वेश्चंस को हल करने में इसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है या कोई भी ऐसा टेक्निकल वर्ड जो ना समझ में आए, मेरे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके सारी इंफॉर्मेशन ले करके अपने समस्या का समाधान कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। द पॉलिसी ऑफ एंटिसिपेटेड नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस अराइजेज ड्यू टू कन्वेंशन, यानी आपके बिजनेस में, आपके व्यापार में आपको प्रॉफिट होगा, इसकी कोई सियोरिटी नहीं है, लेकिन आपके बिजनेस में लॉस होगा, इसकी पॉसिबिलिटीज होगी। तो इसके लिए आपको अकाउंट का एक वर्ड होता है जिसे कहते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल। What is an accounting principle? Principle is a set of code and conduct। और ये जो है दो मान्यताओं पर आधारित है। पहला जो होता है वो होता है अकाउंटिंग कन्वेंशंस होता है, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, और दूसरा होता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। क्या होता है? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। तो इसमें आपका एक कॉन्सेप्ट ये है कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, यानी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिव एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें वो ये कहता है कि आपको बिजनेस में प्रॉफिट होगा, आपके बिजनेस में आपको प्रॉफिट होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आपको लॉस हो सकता है, इसकी सियोरिटी है। तो इस लॉस को प्रिजर्व करने के लिए, इस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए या रिमूव करने के लिए आपको व्यवस्था करनी होगी। तो ये जिस प्रिंसिपल पर आधारित है, जिस सिद्धांत पर आधारित है, वो प्रिंसिपल होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, यानी रूढ़िवादिता की सिद्धांत। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशंस इज करेक्ट या इनकरेक्ट। ऐसे ऑप्शंस आपके हर एक एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो इसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन, यानी निम्न में से कौन सा अकाउंटिंग इक्वेशन सही है। तो इसका सही ऑप्शन होगा, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, हम आप लोगों को थोड़ा सा स्पीड में इसलिए लेकर चल रहे हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हमारी ओर से मिल सके। और इसके बाद भी अगर से आप लोगों को हमारी स्पीड में अगर से लगता है कि सर काफ़ी तेज़ स्पीड है, तो हम इसको अगले क्लास में इसको और थोड़ा सा स्लो करने का प्रयास करेंगे, ताकि जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल, ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स आप लोगों के सामने उपलब्ध हो सके। ठीक है, चलिए, तो इसका सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल, यानी आपकी जो दायित्व है उस दायित्व में से दायित्व की निकालने की जो आपका सूत्र है, फार्मूला है, वो एसेट में से आप कैपिटल को माइनस कर देंगे। अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन पे बताया था कि कैपिटल क्या होता है। कैपिटल इज अ लार्ज अमाउंट।
कैपिटल इज अ लार्ज अमाउंट। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये केवल कैश के ही रूप में हो, कैपिटल आपका कैश के रूप में हो, इसकी कोई सियोरिटी या कोई गारंटी नहीं है केवल कैश में ही हो। इसका कोई एक फिक्स नहीं है कि आपका कैपिटल केवल कैश में हो। आप कैपिटल के रूप में कोई गुड्स भी लगा सकते हैं, किसी संपत्ति को भी लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो ये अकाउंटिंग इक्वेशंस है आपका, ये आपके अकाउंटिंग इक्वेशंस है कि लायबिलिटीज इज इक्वल टू क्या होता है। तो एसेट में से आपकी जितनी भी सारी एसेट है, उन एसेट में से आप कैपिटल को यदि माइनस कर देते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, उसे कहा जाएगा लायबिलिटीज। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट, यानी निम्न में से कौन सा लेखांकन मानक, देखिए हमारे यहाँ अकाउंटिंग के जो भी रूल्स होते हैं, जो अप्लाई होते हैं, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी AS यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी लेखांकन मानक पर आधारित है। तो इसमें आपके अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अलग अलग रूल्स दिए गए हैं। हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अपना एक अलग से उसके लिए प्रोविजंस हैं, उसके लिए आपके लेखांकन की मान्यताएं हैं। तो इसमें आपका लेखांकन की जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में बात कर रहा है कि जो फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड है वो क्या है, तो ये है इसका सही ऑप्शन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं, जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इज रिलेटेड टू, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है आपका 26 जो है वो किस तरीके की लेखांकन की मान्यता पर आधारित है। लेखांकन के जो आपके शब्द होते हैं, लेखांकन की जो धारणा और अवधारणा है वो किस मान्यता पर आधारित है, तो इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट्स क्या है, इनटेंजिबल एसेट्स वह एसेट्स हैं जिसको यू कैन नॉट टच, यू कैन नॉट सी इन योर नेक्ड आइज, यानी इनटेंजिबल यानी आपके व्यापार में कुछ ऐसी संपत्तियां हैं, कुछ ऐसी संपत्तियां, उन संपत्तियों में जैसे आपका आ गया गुडविल, आपका आ गया ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब ऐसी संपत्तियां हैं जो आपके व्यवसाय में अस्तित्व तो रखती हैं, जिसका एग्जिस्टेंस तो होता है, लेकिन इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, यानी इनको सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है, इनको छुआ नहीं जा सकता। ठीक है, तो आज के लिए स्टूडेंट केवल 10 क्वेश्चंस को हम आप लोगों के सामने लेकर आए। हालांकि इसमें तो हमने पूरा सेट बनाया है, 100 क्वेश्चंस का है, लेकिन थोड़ा सा समय के अभाव की वजह से आज अभी केवल हम आप लोग को 10 क्वेश्चंस को लेकर के आ रहे हैं। इस क्वेश्चन से संबंधित अगर से आप लोगों को कोई भी दिक्कत है या इस तरीके से या ऐसे कोई और क्वेश्चंस के संबंध में कोई भी सुझाव आप लोगों की तरफ से है, तो आप लोगों का स्वागत है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव, अपने सजेशन दे सकते हैं। ठीक, तो अभी तक के लिए फ़िलहाल इतना ही। अभी अब नेक्स्ट क्लासेस, अगली कक्षा किस समय होगी, किस तरह से उसकी क्लासेस की क्या शेड्यूल होगा, इसके लिए आपको जो भी सूचनाएं हैं वो आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तब तक से नमस्कार।